नमस्कार मित्रों, मैं मोहम्मद रियाज खान उड़ान एस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2018 के अंतर्गत भारत के भूगोल की उत्तर पुस्तिका की कॉपी का विश्लेषण करेंगे, जिसमें हम देखेंगे उसमें पूछे गए प्रश्न और उसका एक बेहतर उत्तर, जिससे आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। चलिए अब हम देखेंगे भारत का भूगोल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत किस प्रश्न पत्र और किस भाग के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहाँ आप देखेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा में भारत के भूगोल का जो कुल अंक है वो है 50 और यह प्रश्न पत्र क्रमांक 5 और भाग 2 में शामिल किया गया है। चलिए अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये भारत के भूगोल का एक सिलेबस है, ज्यादा इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये सबको पता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रश्नों और अंकों के वितरण की। तो सबसे पहले देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस। तो 2 नंबर के आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे और शब्द सीमा होगी 30 और उसमें आपको 4 लाइन मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 4 नंबर के क्वेश्चंस की। तो 4 नंबर के कुल 3 क्वेश्चंस होंगे जिसकी शब्द सीमा होगी 60 और आपको लाइन दिए जाएंगे 7। और उसके बाद 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर के लिए आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे और इसकी शब्द सीमा होगी 100 और इसमें आपको 15 लाइन दिए जाएंगे। और सबसे आखिरी में 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर के आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बनाना है जिसकी अधिकतम शब्द सीमा होगी 125 और इसके लिए भी आपको लाइन दिए जाएंगे 15। अब देखते हैं 2 नंबर के 6 क्वेश्चन यानी हो गए आपके 12 नंबर। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन तो ये भी हो गए आपके 12 नंबर। 8 नंबर के 2 क्वेश्चन यानी कि ये हो गए आपके 16 नंबर और 10 नंबर के 1 क्वेश्चन ये हो गए आपके 10 नंबर, यानी कुल अंक हो गए आपके 50। यानी कि भारत के भूगोल से कुल 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं उत्तर पुस्तिका की ओर। अब यह उत्तर पुस्तिका जो है वो प्रश्न पत्र क्रमांक 5 के भाग 2 के अंतर्गत शामिल किया गया है और यह है आपके भारत का भूगोल, जिसमें हम खंड 1 देखेंगे जिसमें अधिकतम 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और शब्द सीमा होगी 30 और इसके लिए लाइन दिए गए हैं 1 2 3 4 यानी कि 4 लाइन दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के विपरीत दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है और ऐसा क्यों है। तो यहां पर आपको बताना है कि भारत की सामान्य ढाल आपको पता होना चाहिए जो किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। तो पूर्व दिशा के विपरीत यानी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली आपको नदियां बतानी है और ऐसा क्यों होता है वो बताना है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करें तो मुख्य रूप से आप इन 2 नदियों का नाम लेंगे, नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा अगर आप बताना चाहें तो लूनी, माही और साबरमती नदी भी बता सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है तो आप यहां पर देख रहे हैं अपभ्रंश घाटी, यानी कि आप इसे कह सकते हैं क्या, भ्रंश घाटी। तो ये भ्रंश घाटी की ओर बहती है और वो भी कौन सी 2 नदी, नर्मदा और ताप्ती। यहां पर एक बात और समझिएगा कि इनको 1.5 नंबर मिले हैं, यानी कि ये नंबर भी आपके बेहतर हैं, लेकिन अगर 2 नंबर की करें तो कमी कहां रह गई है, एक डायग्राम की। अगर आप डायग्राम बना लेते तो शायद आपको सामने वाला 2 नंबर दे देता। तो डायग्राम के लिए आप एक प्रायद्वीपीय पठार बनाएंगे और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदी को अगर आप इंडिकेट कर देंगे कि ये वो नदी है जो पश्चिम की ओर बह रही है और कारण अगर आप बता रहे हैं भ्रंश घाटी, तो बिल्कुल आपको 2 में 2 नंबर मिलने की संभावना बनती है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की, जो कह रहा है कि करेवा जमाव क्या है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका आंसर गलत है, इसमें 0 नंबर दिए गए। तो इसको एक बेहतर आंसर के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसमें पॉइंट्स बनाकर लिखे तो ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे हमें। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि यह करेवा जो है वो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कश्मीर घाटी क्षेत्र में स्थित है। ठीक, तो कश्मीर घाटी क्षेत्र में एक करेवा करके जगह है। ठीक, तो पहला ये हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर जब पिघल कर नीचे की ओर आते हैं तो अपने साथ चिकनी मिट्टी
याद रखिएगा मैं किस मिट्टी की बात कर रहा हूं, चिकनी मिट्टी, जिसे आप कहते हैं क्ले। तो चिकनी मिट्टी बारीक होने की वजह से इसकी जल धारण क्षमता जो है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है, इसलिए यह उपजाऊ भी क्या होगी, अधिक होगी। तो यह चिकनी मिट्टी ग्लेशियर्स के द्वारा यह करेवा जगह पर क्या हो रही है, जमा हो रही है। तो नीचे जो कश्मीर की घाटी क्षेत्र में जो करेवा करके जगह है वहां पर ये चिकनी मिट्टी परत दर परत जम रही है। तो क्या हो रहा है, करेवा में इस चिकनी मिट्टी का जमा हो रहा है, तो इसे ही क्या कहेंगे, करेवा जमाव कहेंगे। अधिक उपजाऊ होने की वजह से यहां पर केसर की फसल ली जाती है। तो तीसरे पॉइंट पे आप यहां बता सकते हैं कि यहां पर केसर की फसल मुख्य रूप से ली जाती है। इस तरीके से अगर आप यहां पे 3 पॉइंट लिखेंगे तो सामने वाला आपको मैक्सिमम 2 नंबर दे सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चंस की ओर, जिसमें लिखा हुआ है भारत में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही और क्यों। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इनको 1.5 नंबर मिला है और यह एक अच्छा नंबर है। तो यहां पर जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक किस दशक में रही, तो 1921 का दशक, जहां पर जनसंख्या वृद्धि क्या रही, नकारात्मक रही। और ऐसा क्यों, तो यहां पर देखिए इन्होंने 2 पॉइंट लिखा है कारण में। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है बीमारी, ठीक है, जिसमें उन्होंने लिखा हैजा, इन्फ्लुएंजा, चेचक जैसी बीमारी की वजह से जनसंख्या वृद्धि क्या रही, नकारात्मक रही। और दूसरे कारण में उन्होंने क्या लिखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से लेकर 1919 के बीच में थी, जिसमें बहुत सारे सैनिक क्या हुए, मर गए, शहीद हो गए, जिसकी वजह से भी जनसंख्या वृद्धि क्या रही, नकारात्मक रही। तो ये 2 कारणों की वजह से इनको एक अच्छे मार्क्स मिले हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है नील क्रांति को परिभाषित करिए। यहां पर इनको 1.5 नंबर मिला है 2 में, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। ठीक है, जिसमें उन्होंने फोकस किया है कि नील क्रांति से उत्पादन, प्रजनन, विपणन और निर्यात में काफी वृद्धि हुई। उसके बाद उन्होंने फोकस किया झींगा उत्पादन को लेकर, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि भारत जो है वो मछली उत्पादन में चीन के बाद विश्व में क्या है, दूसरे स्थान पर। ठीक है, इस तरीके से इनको मैक्सिमम 1.5 नंबर मिले हैं। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की, जिसमें लिखा हुआ है भारत में मैंग्रोव यानी कि कच्छ वनस्पति का वितरण समझाइए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है वितरण, लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जो मैंग्रोव वनस्पति है, सबसे पहला भारत में इसका क्षेत्रफल 6740 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 7% है। दूसरा आप बता सकते हैं कि मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति का विकास डेल्टाई क्षेत्रों में हुआ है। तीसरे नंबर पे आप एक्सप्लेन करें इसका वितरण। वितरण के दौरान आप एक बात समझिएगा, सबसे पहले बताइएगा मुख्य रूप से यह मैंग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है। तो यहां पर आप सबसे पहले आप बताएंगे कि मुख्य रूप से मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में, जो कि सुंदरवन के डेल्टा वाला क्षेत्र है, और साथ ही अंडमान निकोबार में पाई जाती है। उसके बाद गौण रूप से आप बताएंगे कि गौण रूप से कहां पाई जाती है। तो चूंकि आपने बताया है कि डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है, तो पूर्व की ओर बहने वाली सभी नदियों का नाम ले लेंगे जो क्या बनाती है, डेल्टा, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का क्षेत्र। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर नदियां डेल्टा बनाती है और मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा भी ये तो हो गया आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो पश्चिम तटीय क्षेत्र में भी मुख्य रूप से सबसे पहला हो जाएगा कच्छ का रन। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंग्रोव को क्या कौन सी वनस्पति कहा है, कच्छ वनस्पति। तो ये आपका कच्छ का रन। दूसरे नंबर पे मुंबई का तटीय क्षेत्र। ठीक, तो मुंबई के तटीय क्षेत्र में भी मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और साथ में एक बात और भी याद रखिएगा कि मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में और दूसरे नंबर पे कच्छ के रन में अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चंस की, जिसमें लिखा हुआ है भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है रबर उत्पादक क्षेत्र, लेकिन रबर उत्पादक क्षेत्र बताने से पहले अगर आप पहले नंबर पे अगर ये बता देते हैं, प्राकृतिक रबर एक उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत शामिल किया गया है। वहीं दूसरे नंबर पे अगर आप ये बताते हैं कि प्राकृतिक रबर के दूध, जिसे लेटेक्स कहते हैं, से बन, और उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर आप इनके क्षेत्र बताते हैं तो याद रखिएगा सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल। इसके अलावा अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार।
और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है, जिसमें असम और त्रिपुरा को भी आप शामिल करेंगे। ये हो गया प्राकृतिक रबर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। तो अगर आप इस तरीके से आंसर को लिखेंगे तो सामने वाला एग्जामिनर आपको बेहतर से बेहतर अंक देगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और खंड 2 के प्रश्न देखेंगे, जिसकी अधिकतम अंक है 4 और शब्द सीमा है 60 शब्दों की। तो यहां पर 7वें नंबर के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो शिमला और उटकमंड यानी कि ऊटी की ऊंचाई लगभग समान है, फिर क्यों शिमला जाड़े में ऊटी की अपेक्षा सर्द और गर्मी में अपेक्षाकृत गर्म रहता है। यहां पे आपसे पूछा यह जा रहा है कि शिमला और ऊटी की ऊंचाई बराबर होने पर भी आप शिमला में ये कह रहे हैं कि गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी हो रही है। तो इसका कारण सबसे पहले आप समझिएगा कि इसके लिए आपको पृथ्वी की परिक्रमण गति और साथ ही सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का ज्ञान होना जरूरी है। यह टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप इसे समझिए। हमारे भारत में ये हो गई कर्क रेखा और हिमाचल प्रदेश का ये हो गया शिमला और तमिलनाडु का ये हो गया ऊटी। अब यहां पर चीज समझिएगा कि ये इक्वेटर हो गई और ये हो गई आपकी मकर रेखा। अब यहां पर देखिएगा कि 21 जून को सूरज की किरणें क्या हो रही है, सीधी की उत्तर की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि उत्तर के जो क्षेत्र होंगे वो सीधी किरणों वाले होंगे और अपेक्षाकृत जो दक्षिण के क्षेत्र होंगे वो तिरछी किरणों के होंगे। इसका मतलब यह है कि जब सीधी किरण 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ रही है तो शिमला में भी सूरज की किरणें थोड़ी सी क्या होगी, सीधी, और वहीं अगर मैं ऊटी की बात करूं तो किरणें कैसी हो गई, तिरछी। तो 21 जून को यानी कि मौसम है गर्मी का, और गर्मी के मौसम में शिमला आपको ऊटी की तुलना में ज्यादा गर्म नजर आएगी। ये बात समझ रहे हैं। और अगर बात करें 22 दिसंबर की, यानी जब 22 दिसंबर को सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा में पड़ती है तो मकर रेखा में गर्मी और हमारे कर्क रेखा में कौन सा मौसम होता है भारत में, ठंडी का। तो अब ठंडी के मौसम में ये देखें कि सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा में, तो ऊटी में सूरज की किरणें तिरछी होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा तिरछी किरण कहां पर होगी, शिमला में होगी। इसका मतलब यह है कि शिमला में ऊटी से अधिक तिरछी किरण पड़ने की वजह से शिमला में ठंडी के मौसम में ठंडी क्या होगी, ऊटी की से अधिक होगी। तो अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो ये एग्जामिनर जो है वो आपको अधिक से अधिक अंक देगा। चलिए अब हम देखते हैं 4 नंबर के दूसरे क्वेश्चन की ओर, यानी कि 8वें नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ भारत में अधिक शिशु मृत्यु दर के क्षेत्र कौन से हैं। यहां पे सवाल 4 नंबर का है और इनको मिला है 1.5 नंबर। ठीक है, यानी कि नंबर बहुत ही कम है, इसे और इंप्रूव किया जा सकता था। तो यहां पे अगर हम शिशु मृत्यु दर के क्षेत्र के अलावा इसको हम परिभाषित कर दें कि शिशु मृत्यु दर होता क्या है, साथ में यह बताया कि भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है, और साथ ही अगर हम उन कारणों पर भी चर्चा कर ले कि जिन कारणों से शिशु मृत्यु दर क्या हो रही है, अधिक हो रही है। ठीक है, जिनमें कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना, कम वजन के साथ बच्चे का जन्म होना, डायरिया, निमोनिया और संक्रमण जैसी कई बीमारियों की वजह से भारत में शिशु मृत्यु की दर जो है वो क्या है, अधिक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 4 नंबर के तीसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि 9वें नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत के पश्चिम अपतटीय पेट्रोलियम के क्षेत्रों का उल्लेख करिए। यहां पर पश्चिम अपतटीय पेट्रोलियम के क्षेत्रों की बात हो रही है। यहां पर 4 नंबर में इनको 0.5 नंबर मिले हैं, यानी कि बहुत ही कम है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आप यह बता दीजिए कि अपतटीय क्षेत्र होता क्या है, यानी कि तट के बाहर के छिछले सागर को अपतटीय क्षेत्र कहा जाता है, यह बता दीजिए। दूसरे नंबर पे आप एक बात समझिएगा कि तेल क्षेत्र यानी कि पेट्रोलियम क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, जहां सबसे पहले असम तेल क्षेत्र, गुजरात तेल क्षेत्र, पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र और चौथे नंबर पे पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र शामिल है। और पूछा क्या है, पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र। तो पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र के अंतर्गत 2 प्रमुख तेल क्षेत्र है, और यह तेल क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध
तेल क्षेत्र है, ये भी आप मेंशन कर दीजिए। दो प्रमुख तेल क्षेत्रों में सबसे पहला मुंबई तेल क्षेत्र बता दीजिए और दूसरा है आपका बसीन तेल क्षेत्र बता दीजिए। और साथ ही ये भी बता दीजिए कि मुंबई तेल क्षेत्र की खोज 1976 में हुई और मुंबई का जो तेल क्षेत्र है यानी मुंबई अपतटीय तेल क्षेत्र जो है वो कुल पेट्रोलियम का 58% पेट्रोलियम का क्या करता है, उत्पादन करता है। इन सब के साथ आपके मार्क्स जो हैं वो अधिकतम प्राप्त होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई करने हेतु कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां सहायक है। यहां पर आपसे मैदानी क्षेत्र की विशेषता पूछ रहा है, वो भी किससे जोड़कर, नहर से जोड़कर, कि मैदानी क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिससे वहां पर नहरों से सिंचाई करना क्या होता है, आसान होता है। तो यहां पर समझिएगा कि मैदानी क्षेत्र में सबसे पहला यहां की चट्टान, यहां की चट्टान की बात करें तो यहां पर परतदार क्या है, मैदानी संरचना, यहां पर समतल भूमि है और सबसे इंपॉर्टेंट इस मध्यवर्ती मैदान में जो नदियां हैं वो कहां से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है। हिमालय से निकलने की वजह से यहां की नदियां कैसी होगी, सदा नीरा होंगी। सदा नीरा का मतलब होता है वर्ष भर बहने वाली नदी। इस सदा नीरा नदी से हम नहरों को आसानी से निकाल सकते हैं। समतल भूमि में नहरें आसानी से बन सकती है, परतदार मैदानी भूमि में आसानी से नहर बनाई जा सकती है। ऐसी कई सारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो मध्यवर्ती मैदान में एक अच्छी नहर प्रणाली के विकास को बढ़ावा देती है। इस तरीके से आप इस उत्तर को बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे 8वें नंबर के दूसरे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें लिखा हुआ है परतीय अपर्दन, रील अपर्दन और अवनालिका अपर्दन का अंतर स्पष्ट करें। और कहा गया कि कंटूर बॉन्डिंग द्वारा हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो कंटूर बॉन्डिंग को ही कहते हैं समुच्चय खेती या समुच्चय कृषि। तो यहां पर इनको 8 नंबर में 3.5 नंबर मिले हैं, जो कि बहुत ही कम है। इसे अधिक बढ़ाने के लिए, इस नंबर को अधिक करने के लिए यहां पर बात अपर्दन की है, और वो भी कौन सा अपर्दन, मृदा अपर्दन की। तो सबसे पहले मृदा अपर्दन को अगर आप परिभाषित कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आप ये बता दें कि सतही जल के प्रवाह से मृदा की ऊपरी परत जो कटकर बह जाती है उसे परतीय अपर्दन कहते हैं। उसके बाद अगर दूसरी लेयर भी बह जाए तो उसे रील अपर्दन कहते हैं। उसके बाद अगर उस सतह पर गहरी नालियों का निर्माण हो जाए तो उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं, या फिर नालीदार अपर्दन भी कहते हैं। इस तरीके से आप इन तीनों का अंतर स्पष्ट करें। और साथ ही बात समुच्चय खेती की है तो इसे भी आप परिभाषित करते हुए आप ये बताएं कि ये कैसे इसे क्या करता है, नियंत्रित करता है। यहां पर समझिएगा कि ढालदार भूमि में जहां मृदा अपर्दन अधिक होता है वहां पर हम कौन सी विधि अपनाते हैं, तो समुच्चय खेती को अपनाते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इस ढालदार भूमि में पौधों को क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं, जिससे उनकी जड़ें मृदा को क्या करे, बांध के रखे और मृदा अपर्दन क्या हो सके, कम हो सके। और इस ढालदार भूमि में क्रमबद्ध तरीके से पौधे लगाने से मृदा अपर्दन 50% तक क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे खंड 4 में अधिकतम अंक 10 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनकी शब्द सीमा 125 है और यहां पर भी 15 लाइन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि भारत में वनों के प्रकार और जलवायु के संबंध की विवेचना कीजिए। तो इंपॉर्टेंट चीज है वनों के प्रकार, जिसे हमें जलवायु के साथ जोड़कर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। यहां पर वनों को, जलवायु का मतलब समझिएगा वर्षा। तो जलवायु का सबसे इंपॉर्टेंट कारक है वर्षा, यानी कि वर्षा में जैसे जैसे बदलाव होता है वैसे वैसे वनस्पति में भी क्या होगा, बदलाव होगा। जैसे कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्ण सदाबहार वनस्पति, वर्षा कम होगी तो आर्द्र पतझड़ वनस्पति, और वर्षा कम होगी तो शुष्क पतझड़ वनस्पति, और वर्षा कम होगी तो अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, और वर्षा कम होगी तो मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है।
तो ये जलवायु से संबंधित है। बात समझ में आ रही कैसे? तो यहां पर आपको बताना है कि भारत में 6 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सदाबहार वनस्पति, पतझड़ वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति, तटीय वनस्पति और घास। तो इसे आप डील करेंगे तो ये आपके एक बेहतर आंसर के रूप में होगा। उसके बाद यहाँ पे भारत में साक्षरता के प्रादेशिक विभिन्नता एवं उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। यहां पर आपको यह बताना है कि भारत की जो साक्षरता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्यों है और उसके पीछे के उत्तरदायी कारक क्या है। इस तरीके से आप अपने उत्तर को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि राज्यों में जनसंख्या का असमान वितरण, राज्यों में जनसंख्या घनत्व का असमान वितरण, सरकार द्वारा किया गया शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास, ये कई तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रीय विषमताएं जो है साक्षरता की, उसे हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। यह रहा आपका भारत के भूगोल CGPSC मेंस 2018 की उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण। धन्यवाद, टेक केयर।